हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ये 10 नहीं है, ये 13 है, बाय मिस्टेक 10 हो गया है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल्स। ये बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, कुछ टॉपिक्स इसके अंदर पूछे हैं। एक समझिए कि ओवरव्यू देना है कि बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल्स या बायोफार्मास्यूटिकल्स या बायोलॉजिक्स, समझ लीजिए तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक। आर substances made from a living organism or contain components of living organism। तो बायोलॉजिकल या बायोलॉजिक्स या बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप के मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या आप ये भी कह सकते हैं कि लिविंग सेल से बनाए जाते हैं। या वो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई कंपोनेंट होता है, यानी पूरा समझिए कि वो लिविंग सेल से नहीं बना है, लेकिन उसके अंदर लिविंग सेल का कोई पार्ट मिला हुआ है, कोई कंपोनेंट मिला हुआ है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, या ऐसे जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल्स बोलते हैं या बायोलॉजिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि वैक्सीन, तो ये क्या एक तरीके का बायोलॉजिकल है या बायोलॉजिक्स, ठीक है। या जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड कंपोनेंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। आप पूरी इसकी टाइप्स पढ़ेंगे अलग अलग। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो कि लिविंग सेल से बनाई गई हैं या उनका कोई कंपोनेंट यूज़ हुआ है, तो वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल्स होते हैं। अब इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि बायोलॉजिकल्स जो होते हैं ये एक तरीके से लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, यानी बड़े बड़े समझिए इनका स्ट्रक्चर होता है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब सिंपल नहीं है, समझिए बहुत सारी चीज़ें क्या मिली हुई हैं, तो एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है कि इसको बनाना, सिंथेसाइज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उसको कॉपी करना, उसका डुप्लीकेट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू दी हीट एंड माइक्रोबियल्स। अगर ये हीट के कांटेक्ट में आता है, यानी इसको हीट अगर दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, गर्म इन्वायरमेंट में अगर रखा जाए, तो बड़ी जल्दी से क्या होता है? ख़राब हो जाता है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही जो इसको माइक्रोबियल से भी बचाया जाता है, अगर माइक्रोबियल का थोड़ा सा भी कहीं से मतलब मौका मिलता है तो इसको ख़राब कर देते हैं वो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये सेंसिटिव होता है किसके लिए? हीट और क्या कहते हैं, माइक्रोबियल्स के अगेंस्ट। और इसके बारे में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल्स इंक्लूड ए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम ह्यूमन, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्लांट भी डालिएगा, प्लांट छूट गया है। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल्स में क्या बहुत सारे मतलब अलग अलग वेराइटीज़ हैं प्रोडक्ट की, जो कि कहाँ से निकलते हैं? तो वो ह्यूमन से बनाए जाते हैं। ड्राइव मतलब निकलना, तो वो क्या है? या तो ह्यूमन से बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, ऐसे टेंडन हो गया, लिगामेंट्स हो गए, तो ये सब कहाँ से लिए जाते हैं? ह्यूमन से ले लिए जाते हैं। कुछ एनिमल से लिए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन वगैरह हो गए, समझ में आ रही बात? इंसुलिन हो गया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बनाए जाते हैं, जैसे कि वैक्सीन वगैरह हो गए। कुछ प्लांट से लेके दवाएं बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, लेकिन इसमें साथ में एक चीज़ और है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया जाता है इसको। समझ में आ रही बात? नॉर्मली जो बनती हैं, जो चीज़ें नॉर्मली बनती हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है, तो वो बायोलॉजिकल्स में नहीं आएगा। और जो दूसरी दवाएं होती हैं वो क्या है ना, वो उनका जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है वो बहुत लार्ज नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। समझ में आ रही बात? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब सिंपल होते हैं, और बायोलॉजिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लार्ज होते हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में कंटेन प्रोटीन्स दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर प्रोटीन्स या सेलुलर प्रोसेस एंड जीन विच रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वाइटल प्रोटीन्स। ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं ये क्या
कंटेन करते हैं प्रोटीन, यानी समझिए कि उनके अंदर प्रोटीन भी होता है, हो सकता है कि उसके अंदर प्रोटीन हो। अगर प्रोटीन है उसके अंदर तो वो क्या करता है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर प्रोटीन्स, तब वो दूसरे प्रोटीन को जाके क्या है, कंट्रोल करने लगता है। कंट्रोल करने का मतलब मान लीजिए दूसरे प्रोटीन बन रहे हैं तो उसको रोक सकता है या उसको बढ़ा सकता है, तो जिस टाइप का मतलब वो प्रोटीन है वो उसके हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। यह जो सेलुलर प्रोसेस होता है, मान लीजिए एक सेल है उसके अंदर पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है, तो उसको भी क्या है वो अफेक्ट कर सकता है। ऐसे ही क्या है, जीन को भी वो अफेक्ट करता है, जो कि प्रोटीन होता है इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर। ऐसे क्या, बायोलॉजिकल्स में कंटेन मॉडिफाइड ह्यूमन हार्मोन्स और सेल्स। ऐसे ही जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर मॉडिफाइड ह्यूमन हार्मोन हो सकते हैं या तो फिर उसके अंदर सेल हो सकते हैं। मॉडिफाइड मतलब ये कि सेल को लिया, उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी तो वो मॉडिफाई हो गया, उसको अच्छा कर दिया, ठीक है। विच प्रोड्यूस दी सब्सटेंसेज दैट सप्रेस और एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। अब ये जो मॉडिफाइड ह्यूमन हार्मोन है या सेल हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस सब्सटेंसेज, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी मान लिया किसी बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया गया तो कुछ ऐसे सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को या तो सप्रेस कर देता है यानी दबा देता है, काम नहीं करने देता है, या तो फिर उसको एक्टिवेट कर देता है, ओवर एक्टिव करता है, जैसी वो दवा है उसके हिसाब से वो काम करेगी, ठीक है। आगे हम लोगों को इसमें पढ़ना है टाइप्स के बारे में। तो इसके क्या है, बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें बनती हैं जो बायोलॉजिकल्स के अंदर आती हैं, तो हम उस सबको नहीं पढ़ेंगे, कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके एग्जांपल जैसे कि होल ब्लड हो गया, वो भी बायोलॉजिकल्स है, या ब्लड के जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो भी क्या है, एक तरीके से बायोलॉजिकल्स में आते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स वगैरह हो गए। ऐसे क्या स्टेरॉइड हार्मोन थेरेपी है कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये सब भी क्या है, एक तरीके के बायोलॉजिकल्स होते हैं। ये समझ लिए कि हार्मोन जो है वो बायोलॉजिकल्स होते हैं। ऐसे क्या है, वैक्सीन जो होते हैं वो भी क्या है, एक तरीके के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे एंटीटॉक्सिन होते हैं। एंटीटॉक्सिन जैसे कि मान लीजिए किसी को सांप काट लेता है तो उसके लिए जो दवा देते हैं वो एंटीटॉक्सिन होता है, यानी जो क्या कहते हैं, स्नेक ने एक टॉक्सिन छोड़ दिया, उस टॉक्सिन को रोकता है, तो वो भी एक तरीके से बायोलॉजिकल्स होता है। ऐसे क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, तो ये सब भी क्या है, एक तरीके से बायोलॉजिकल होते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि जैसे डीएनए होता है, उसके अंदर जीन होता है, उसमें सेगमेंट होते हैं, तो उस डीएनए में ना कुछ हम लोग काट पीट करते हैं, कुछ काट के निकाला, कुछ दूसरा वहां पे जोड़ दिया, कुछ डिफेक्ट था उसको काट के निकाला और अच्छा वाला उसके अंदर जोड़ दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, यानी दोबारा से उसके अंदर हमने कोई चीज को कंबाइन कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर हमने काट पीट किया, ठीक है। दूसरा क्या है, रिकॉम्बिनेंट न्यूक्लिक एसिड, तो यानी जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है, उसके अंदर हम लोगों ने काट पीट करके कुछ बनाया, तो वो हो जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट न्यूक्लिक एसिड। और इसमें प्रोटीन के अंदर हम लोगों ने कुछ मतलब चेंजिंग किया, तो वो हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ठीक। ऐसे क्या है, इंटरल्यूकिन, तो ये भी एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, तो ये इम्यून मॉलिक्यूल होता है, जो कि मतलब अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन या कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही टेंडन हो गया, लिगामेंट्स हो गया, और दूसरे क्या मटेरियल्स है जो ट्रांसप्लांट में यूज होते हैं, तो वो भी एक तरीके से बायोलॉजिकल्स होते हैं। ऐसे क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूं आपको कहीं ना कहीं। मोनोक्लोनल ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होने वाला एक तरीके का एंटीबॉडी होता है, तो उसको निकाल लिया जाता है। जैसे कि कई सारी बीमारियां होती हैं, इसमें कोई दवा वगैरह काम ही नहीं करती है। जैसे कि कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं, उसमें ना तो एंटीबायोटिक काम करता है, ना कोई उसमें एंटीवायरल काम करता है, तो उसमें ये सारी दवाएं हम लोग देते हैं, तो ये कुछ हद तक काम कर जाते हैं। ऐसे क्या, जो स्टेम सेल होते हैं वो भी एक तरीके से बायोलॉजिकल्स होते हैं। स्टेम सेल मतलब समझिए जो जड़ है, असल में जैसे ब्लड बनता है तो उसके लिए एक स्टेम सेल होता है, फिर वहां से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी निकाल लिया जाता है। और किसी में जैसे मान लीजिए किसी का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो उसको साफ करके दूसरा स्टेम सेल उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो फिर वहां से फिर से ब्लड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो दूसरे भी हो सकते हैं इस टाइप के। ऐसे जीन थेरेपी, यानी किसी के जीन में डिफेक्ट आ गया तो उसका जीन निकाल के दूसरा जीन उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से ये एग्जांपल्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये टाइप्स हैं किसके, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के, या बायोलॉजिक्स के, या बायोफार्मास्यूटिकल्स के। अब इसमें आपको एक टॉपिक और पढ़ना था,
वो पूछा है कि इंडिकेशन विद एग्जांपल्स, यानी ये जो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इनका हम लोग यूज कब करते हैं, कुछ एग्जांपल्स दीजिए उसके, ठीक है ना, क्या है कुछ एग्जांपल्स उसके दीजिए। तो द रिसेंटली डेवलप्ड बायोलॉजिक्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज, कैंसर एंड सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस। अब ये जो बायोलॉजिकल्स हैं जिसको यहाँ पे कहा है रिसेंटली डेवलप बायोलॉजिक, सीधे सीधे का ये जो बायोलॉजिकल्स हैं उसको हम लोग मतलब मेनली किस काम के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डिसीज़ है, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून आप जानते ही हैं, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारी बॉडी के सेल को डैमेज करने लगता है, मारने लगता है, ठीक। या कैंसर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं तो उसमें हम लोग इन दवाओं को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं में करते हैं, इनमें ख़ास तौर से इनको यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल्स हैं ऐसी बीमारियों के जो मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं या कैंसर से या फिर जेनेटिक्स से, तो ये हैं उसके एग्जांपल, जैसे कि रूमेटॉइड हो गया, सोरियासिस हो गया, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, मल्टीपल यहाँ पे छूट गया है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये देख लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। और सब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1 2 3 4 जो भी आपको याद हो सकता है आसानी से उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ल्यूकेमिया हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, आपने पढ़ा था सोरियासिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसे क्या कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 4 एग्जाम्पल्स आप इसके याद कर लीजिए। अब हम लोग कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं, यानी कुछ दवाओं के नाम पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने बीमारियां तो देख ली, लेकिन जो बायोलॉजिकल से कुछ दवाएं बनी हुई हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक बहुत मतलब फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट दवा की कैटेगरी है जो आपको याद होना चाहिए, वो है TNF ब्लॉकर्स या एंटी TNF भी बोलते हैं। क्या है? TNF ब्लॉकर्स या एंटी TNF। TNF का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो अब ये क्या है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर? तो ये समझिए कि एक ऐसी चीज़ है तो ये जो हमारा इम्यून सेल होता है उससे रिलीज होता है और ये इन्फ्लामेशन वगैरह करवाता है, ठीक है ना। ये क्या करवाता है? इन्फ्लामेशन वगैरह करवाता है। तो इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जब हो गया, ये क्या है, अब ये कब रिलीज होता है? तो एक एग्जांपल इसका ये है कि जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो वहाँ पे जो हमारे क्या कहते हैं इम्यून सेल है, जो मास्ट सेल है, तो उसी से समझिए ये एक फैक्टर है, ये एक चीज़ है, रिलीज होती है हमारे इम्यून सेल से, जिसका नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। और ये आगे चल के इन्फ्लामेशन कॉज करता है, तो उसी को हम लोग क्या है ब्लॉक करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं TNF ब्लॉकर्स या एंटी TNF बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दवाएं हैं जो एंटी TNF हैं, दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। ये जो दवाएं हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। और ये करती क्या है? दे सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि एडेलीमूमेब या एडाली भी पढ़ते हैं इसको, तो एडेलीमूमेब या गोलीमूमेब, ऐसे क्या है इन्फ्लिक्सिमेब, आप ये पढ़ चुके हैं। ऐसे क्या है एबेटेसेप्ट या एबेटा, आप जो भी आपको याद करने के लिए एबेटासेप्ट कह दीजिए या एबेटेसेप्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? TNF ब्लॉकर्स के या एंटी TNF के, ठीक है ना। अब ये कब यूज़ करते हैं हम लोग इन दवाओं को? तो आपने भी पढ़ा है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे क्रॉन्स डिसीज़ में यूज़ करते हैं, सोरियासिस में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वहाँ पे एग्जांपल आया था इन्फ्लिक्सिमेब, ठीक है ना। अब दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद बायोलॉजिकल्स, यानी बायोलॉजिकल्स के जरिए से हम लोग कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते हैं। बायोलॉजिक थेरेपीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। जो बायोलॉजिक थेरेपी है यानी बायोलॉजिकल्स के जरिए से जो ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिक थेरेपी, ठीक है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी ज़रूरी है। सम ऑफ देम आर यूज एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी मतलब शुरू में उसको यूज़ किया जाता है। एंड सम आर यूज्ड व्हेन अदर ट्रीटमेंट फेल्ड, और कुछ इनमें से ऐसे हैं कि जब दूसरे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब उनको यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिक थेरेपी आर ऑफन यूज्ड अलोंग विद अदर ट्रीटमेंट्स। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या बायोलॉजिक थेरेपी है,
ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसको ना दूसरे जो ट्रीटमेंट हैं कैंसर के उसके साथ ही में मिला के इसको यूज़ किया जाता है, यानी सिंगल इसको यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि और जो ट्रीटमेंट हैं और जो तरीके हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए उन्हीं के साथ में इसको भी क्या है अप्लाई किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पेम्ब्रोलिजुमेब, ठीक है ना, क्या है पेम्ब्रोलिजुमेब, ट्रास्टुजुमेब, ऐसे ही क्या है रिटुक्सीमेब। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इसके। जैसे क्या है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ विद बायोलॉजिक्स, ऐसे क्या है डायबिटीज़ को ट्रीट भी किया जाता है बायोलॉजिक्स के ज़रिए से। जैसे कि आपको भी मालूम है जैसे टाइप 1 जो डायबिटीज़ है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो उसमें इंसुलिन को यूज़ किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो इंसुलिन भी क्या एक तरीके का बायोलॉजिक है, या ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और इसी के साथ में आपका ये जो सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी वो भी कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए या पूरे सब्जेक्ट का PDF चाहिए या पूरे सिलेबस का PDF चाहिए तो आप 100 रुपीज़ पे करिए मेरे नंबर पे और उसका स्क्रीनशॉट मेरे उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको पूरे सिलेबस का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।